नमस्कार साथियों, मैं कमांडो मंगलेश आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आइए मैं ले चलता हूं आपको एक सपनों की दुनिया में, जहां मैं मिलाऊंगा आपको अपने विचारों से। जी हाँ साथियों, कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम रात में सोते वक्त देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम रात में सोते वक्त देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें दिन में भी सोने नहीं देते। जी हाँ साथियों, जो हमें दिन में भी सोने नहीं देते वो सपने होते हैं। और हर कोई चाहता है कि हर व्यक्ति अपने सपनों को साकार करे। हम सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन उनको साकार करने के लिए हमें जो मेहनत करनी पड़ती है हम उसे कभी नहीं करते। तो साथियों, मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें। जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तब आपको ये आभास होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये कैसा सपना है, सपने का जो अर्थ है वो क्या है। और आप अगर लास्ट तक देखोगे तो आपके लिए एक सरप्राइज़ मैंने रखा है लास्ट में। तो सरप्राइज़ को जानने के लिए लास्ट तक देखें। अगर आप नहीं देखोगे तो आप इस सरप्राइज़ से चूक जाओगे। तो समय समय हमारे लिए कितना कीमती है ये हमें इस बात का अंदाज़ा लगना चाहिए पहले ही। क्योंकि हमारा जो गांव है, हमारा गांव अगर वक्त के साथ चला तो आगे बढ़ जाएगा। और यदि हमारे गांव को वक्त ने पटकनी दे दी तो हम बहुत ही पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि हमारा गांव जिस स्तर पे है आज, उस स्तर से हमें कहीं आगे चले जाना चाहिए था। क्योंकि अगर हम मान लो रुक गए, लेकिन समय नहीं रुकता। कहते हैं समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। और अगर हम ये सोचने लग गए कि धीरे धीरे हो जाएगा, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारा विनाश भी हो जाएगा। जो कहते हैं जो इतिहास से नहीं सीखते उन्हें इतिहास मिटा देता है। तो आप सभी जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्हें पता ही होगा, जो भारत की प्राचीनतम जो महानतम सभ्यताओं में मौजूद जो हड़प्पा सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, वो कैसे नष्ट हो गई थी। कहा कहा जाता है कि वो नष्ट होने का उनका जो कारण था वो ये था कि काफ़ी समय बाद जो उनके घर थे नदी के किनारे थे। और उनके घर का जो स्तर था वो ज़मीन के स्तर के बराबर ही था। उन्होंने लंबी सोच के हिसाब से कोई कार्य नहीं किया, और जो घर धीरे धीरे क्या है उनके आसपास मिट्टी जमा होती गई। और एक दिन ऐसा आया, एक समय ऐसा आया है कि पूरा जो जब बाढ़ आई तो पूरे उनके घरों को तबाह करके चली गई। और हम इतिहास की क्यों बात करें, हम अपने गांव की बात करें ना। हमारे गांव में भी आप देख लो, आज के जो घर बन रहे हैं वो कितने ऊंचे ऊंचे बन रहे हैं। 5-5 6-6 मतलब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना पड़ रहा है हर घर में। क्यों? क्योंकि सबको पता लग गया, किसी ने ऐसे समय देखे हैं कि जब आती है तब घरों को किस तरह से प्रभावित करती है, कैसे सारे घर के घर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो वक्त से सीखता है वो अपने आप को तैयार कर लेता है हमेशा, हर हाल में। तो जो अभी के लोग हैं वो अपने आप को तैयार करके बैठे हैं, और वो उसी हिसाब से अपने नए घरों को बनाते हैं कि जो आने वाला समय है, जो आने वाली जो बाढ़ है, जो आने वाला जो कल है, वो उन्हें बर्बाद न कर सके। आप अभी का रिसेंट का एग्जांपल ले लो। अभी नया नया उदाहरण आप देख लो। अभी जो गांव में, अपने गांव में जो खरंजा हो रहा है, उसमें जो पुराने जो स्कूल है, अपने जो स्कूल बन रखी है, किसी के जो घर हैं, वो उनका जो स्तर है वो ऐसा हो गया है कि जो घर है, घर की जो घर है वो नीचे रह गया है, जबकि जो नया खरंजा है वो ऊपर आ गया है। क्यों आया? क्योंकि उनके घर नीचे क्यों रहे, जो स्कूल के कमरे वो नीचे क्यों रह गए? क्योंकि वो वक्त के हिसाब से नहीं चले। उन्होंने उस वक्त जो बनाया, सोचा बस बन गया, हमने बना दिया, काम ख़त्म। लेकिन उन्होंने वक्त को पहचाना नहीं। उन्हें नहीं पता लगा कि ये आने वाला समय ऐसा भी आएगा जब हमारे घर नीचे रह जाएंगे और वो घर में सारा पानी घुस जाएगा। तो हमें समय से सीखना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। जो हमारा देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, हमें भी उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। हमारा जो देश में जो नई नई गतिविधियाँ हो रही है, हमारे गांव के लिए भी क्या क्या योजनाएं आ रही है, हमें उसका लाभ लेना चाहिए। और इसी के साथ सभी को मिलजुल के कार्य करना होगा। एक व्यक्ति के काम करने से ये सब कुछ नहीं बदलने वाला है। तो मैं ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा और अपने सपने को शुरू करता हूँ। ये सपना एक ऐसा सपना है, सपना क्या, पूरी कहानी है अपने आप में ये सपना पूरी कहानी बटोरे हुए। सपना शुरू होता है एक ट्रेन की यात्रा से, कि मुझे छुट्टी
अप्रूव हो गई है मेरी और मैं अपने गांव आ रहा हूँ, अपने रणदिशेपुरा गांव आ रहा हूँ। और ये समय है कुछ गर्मियों का समय है, गर्मी और जब थोड़ी बरसात शुरू हो जाती है अगस्त के महीने का, जब और 2-4 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। और जब मैं अपने गांव पहुंचता हूं, गांव पहुंचने से लगभग 1-2 किलोमीटर पहले जहां अपने गांव की बाउंड्री है, वहाँ मैं पाता हूँ कि जो जब तक गांव नहीं पहुँचा था उससे पहले तक भीषण गर्मी थी, बहुत, उस दिन बहुत ही धूप थी। और जब मैं पहुँचने वाला था उस समय कुछ ये हुआ था, लगभग सुबह के 10-11 बज रखे थे और भीषण गर्मी थी, सुबह सुबह ही गर्मी से बुरा हाल था। लेकिन जैसे ही मैं अपने गाँव पहुँचने वाला था, गाँव की जो बाउंड्री शुरू हुई, वहाँ से मैंने देखा एकदम जो तापमान था उसमें अचानक से एकदम ठंडी हवा आने लगी, एकदम मौसम पूरा बदल गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, एकदम से इतना मौसम में परिवर्तन। फिर देखा कि जो जो बाहर का तापमान से जो अंदर जो अपने गांव में जब मैं एंटर हुआ उसका तापमान में लगभग 5 डिग्री का अंतर था। जो बाहर का तापमान 5 डिग्री गर्म, अपने गांव का तापमान 5 डिग्री ठंडा। मैंने कहा ये कैसे हो गया एकदम से। मैं जब हर बार गाँव आता हूँ तो कुछ अलग नहीं लगता, लेकिन इस बार गाँव में कुछ अलग क्या हुआ, ऐसा एकदम से चेंज क्यों हो गया। फिर देखा, नज़र घुमाई तो जो अपनी जो सड़क थी गांव की, उसके दोनों ओर पेड़ लग रखे हैं, बड़े बड़े गहरे और बड़े विशाल वृक्ष लगे हुए हैं। और विशाल वृक्षों में कोई नीम के पौधे लगे हुए हैं, कहीं पीपल लगे हुए हैं, कहीं बरगद लगा हुआ है, कहीं केसर उगी हुई है, कहीं चंदन के पेड़ है, कहीं कुछ ऐसे पौधे लगा रखे, कोई रुद्राक्ष का वृक्ष लगा रखा है। मुझे जानकर बहुत हैरानी हुई कि ये क्या हो गया है, एकदम से ही मैं चौंक पड़ा। और जब मैं गांव में घुसा तो गांव में एक पूरा गांव साफ़ सुथरा। जब हम गांव में अक्सर हम जब मैं गांव में एंटर होता हूं तो हमारे जो गांव के बाईं और शौचालय बन रखा है, उसके आसपास सारे बहुत सारे मतलब कचरा इकट्ठा हमेशा हुआ रहता है। लेकिन इस बार देखा कि पूरा गांव एकदम साफ़ सफाई, पूरा साफ़, ये कैसे हो गया। और जब गांव में घुसा तो गांव का जो बीच है, चौराहा, वहाँ पे एक चौक है और चौक में एक मूर्ति लगा रखी। देखा, फिर मुझे जब ध्यान से देखा तो वो मूर्ति किसी क्रांतिकारी की मूर्ति थी। और जो रोज़ सुबह सुबह वहाँ पे एक ज्योति जलती है। मुझे जान के बहुत हैरानी हुई, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये एकदम मेरे गांव को क्या हो गया। इतने सारे पेड़ पौधे और एकदम साफ़ सफाई, इतना चौक, क्रांतिकारियों के प्रति, जो वीरों के प्रति इतनी समर्पित भावना है गांव वालों की। और देखा कि जैसे गांव शुरू हुआ, गांव के जो सड़क है, मुख्य सड़क, और जो अपने गांव के अंदर की तरफ जाती है, उसके बीचों बीच फिर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये फिर और मतलब और सरप्राइज़ की बात थी मेरे लिए कि ये फिर और इतना सारा कैसे हो गया। देखा कि जब धीरे धीरे मैं अपने घर की तरफ बढ़ा, अपने घर गया, घर अपने बिस्तर वगैरह रखे, नहा धो के जब गांव की ओर मैं निकला, तब देखा कि जब अपने रास्ते में जा रहा था, चारों तरफ जो पेड़ तो थे ही, पेड़ पौधे, देखा एक घर में कुछ लोग आ रखे थे। चलो इस घटना का जिक्र मैं बाद में करूँगा, पहले मैं पहुँचता हूँ अपने पंचायत भवन की तरफ। जब मैं किसी से मिलने जा रहा होता हूँ, देखता हूँ पंचायत भवन, जो पुराना हमारा जो पंचायत भवन बन रखा था, एकदम उसकी जगह पूरा नया पंचायत भवन बन रखा है, नया पंचायत भवन। और देख रहा हूँ उस नया पंचायत भवन के बाहर कुछ लोग जमा हो रखे हैं, और धीरे धीरे देखा कि कुछ और गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियाँ आई जा रही है और लोग इकट्ठे हुए जा रहे हैं। मैं एकदम देख के हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है पंचायत के बाहर। अक्सर 1-2 लोग मौजूद रहते हैं अंदर, वो अपना काम करते रहते हैं, बस हो गया काम, इतनी तो पंचायत इतनी तो होती है बस। लेकिन आज इतनी भीड़ कैसे है। फिर मैं भी गया अंदर, देखा पूरा वातावरण बाहर से और ठंडा, देखा अंदर एसी चल रही है। फिर और मैं जब देखा कि और भी लोग वहाँ बैठे थे, कुछ कुर्सियाँ लगा रखी, विशाल भवन बन रखा है, उसके अंदर इतनी सारी कुर्सियाँ लगा रखी है, सामने भी 5-7-10 कुर्सियाँ लगा रखी है, जहाँ पे जो गांव के जो मुखिया लोग वहाँ बैठते हैं। फिर मैंने किसी से पूछा, भाई आज क्या फंक्शन है। बोला कि, मैंने कहा आज क्या बात है, आज ये इतनी सारी भीड़। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज अपने गाँव की ग्राम सभा है। मैंने कहा ठीक है, तो ग्राम सभा तो है, अच्छी बात है, तो हमेशा होती है, अब नॉर्मल इसमें इस बार ऐसा क्या है, हमेशा होती है, इसमें तो आप कभी ये लोग इतने नहीं आए। बोला आपको नहीं पता। मैंने कहा क्या चीज़। उन्होंने मुझे बताया कि अभी जो हमारे गांव का नया सिस्टम चेंज हो गया है। मैंने कहा क्या सिस्टम चेंज हुआ। बोला कि अभी ये ज़रूरी हो गया है कि हर बंदा अपने ग्राम सभा में आएगा ही आएगा, और ये मीटिंग होती है, हर महीने में 2 बार मीटिंग होगी, और सभी ग्रामवासी इस ग्राम सभा में आएंगे, और सभी गांव के सरपंच भी आएंगे, सरपंच के साथ उप सरपंच भी आएंगे, हर वार्ड के वार्ड पंच भी आएंगे, और उस वार्ड से हर
जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो सभी आएंगे। 18 साल की उम्र के जो जो लोग हैं, जो कि ग्राम सभा के जो मेंबर हैं, वो सभी इस ग्राम सभा में आएंगे ही आएंगे, ये ज़रूरी कर दिया गया है। अच्छा, मैंने कहा ये कैसे हो गया? बोला ये 2 महीने पहले ये नया सिस्टम बदला है। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई नहीं, नया सिस्टम बदल गया, आप यहाँ क्या कर क्या लोगे, क्या हो जाएगा यहाँ बैठ के? बोला क्या हो जाएगा? बोला सब कुछ होगा, यहाँ पे जो हमारी सारी समस्याएं सुनी जाएगी। मैंने कहा कौन सुनेगा आपकी समस्याएं, ये तो हमेशा होता रहता है, नया क्या है? बोला नहीं, इसमें सभी आएंगे। मैंने कहा सभी कौन? बोला सरपंच है, जो अपना जो उप सरपंच है, सारे वार्ड पंच है, जो ग्राम सेवक है, जो अपनी जो कमेटियाँ, जो कमेटी के मेंबर्स है, वो सारे आएंगे स्कूल में, यहाँ पे जो इस प्रांगण में, और सभी मिल के हम जो हमारी जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं बताएंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर आपकी क्या समस्या है? उन्होंने बोला हमारे वहाँ गाँव में, हमारे घर के बाहर जो नाली है, नाली जो सही नहीं है, उसका मरम्मत का कार्य करवाना है। मैंने कहा आपका काम हो जाएगा? तो हाँ, आज हम पॉइंट रखेंगे उस पर, अगली बार हम काम शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, और फिर कितने लोग आते हैं यहाँ पे? उन्होंने बताया कि हर वार्ड से कम 50% लोगों का आना अनिवार्य है। तो मैंने कहा ये तो कहने में अच्छी बात लगती है, इतना कौन आता है? तो कहा नहीं, आना ज़रूरी है। मैंने कहा ज़रूरी तो है, लेकिन आप किसी को घर से खींच के तो नहीं ले जा सकते। उन्होंने बोला कि फिर मुझे समझाया कि हर वार्ड से इतनी प्रतिशत उपस्थिति वहाँ देनी जरूरी है, कितनी 50%। और ये सब और ये वार्ड पंच, जो वार्ड का जो उस वार्ड का जो मुखिया है, जो वार्ड पंच है, वो ये सुनिश्चित करेगा कि हर घर से कम 1 या 2 व्यक्ति तो आए ही आए, और जो उनकी उपस्थिति है वो 50% पहुँच जाए। नहीं तो फिर ये जिम्मेदारी वार्ड पंच की होगी। उसे बताया जाएगा कि ये आपके, उससे पूछा जाएगा कि आपके वार्ड से इतने मेंबर क्यों नहीं आए, और ये आना ही आना कंपलसरी कर दिया गया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर ये और क्या समस्याएं होगी? मैंने कहा आज क्या समस्याओं के बारे में बात करोगे? तो बोला एक समस्या हमारे जो गांव में जो सामुदायिक भवन बना हुआ है, उसके बारे में चर्चा होगी आज। मैंने कहा क्या चर्चा होगी? तो बोले कि चर्चा इस बात की होगी कि जो उसमें जो शादियाँ वगैरह होगी, जिसको ये रेंट पे दिया जाता है, उससे कितना किराया वसूला जाए, उसकी साफ़ सफाई जो मेंटेनेंस है उस पर कितना खर्चा आएगा। तो ये सब बातें आज होगी। मैंने कहा ठीक है, और कौन आया? बोला ये सुरेश जी की माँ भी आई है। मैंने कहा ये किस लिए आई है? ये इनके कुछ पेंशन्स के डॉक्यूमेंट बाकी हैं, तो वो काम ढंग से नहीं कराया ग्राम सेवक, तो इसलिए आज उनकी शिकायत होगी यहाँ पे। या फिर मैंने कहा ठीक है। और बोला और भी जो गांव में दूसरी समस्याएं हैं, उनके बारे में जो लोग हैं वो भी चर्चा करेंगे इसमें। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, मैं ये सब देख के फिर निकला। मैंने कहा कुछ और आगे चलते हैं। जब बाहर निकला मैं पंचायत से, तो थोड़ा आगे जाके एक मुझे हॉस्पिटल मिला। हॉस्पिटल भी जो पुराना एक छोटा सा अपना स्वास्थ्य, एक उप प्राथमिक जो स्वास्थ्य होता था, उसकी जगह एकदम पूरी नया भवन बन रखा है। और नया भवन देखा कि बाल एवं स्त्री चिकित्सालय, बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए एक चिकित्सालय अलग से बना रखा है। फिर देखा कि एक नवजात शिशु केयर यूनिट है, जहाँ पे नया जिसका बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी जो नई जो केयर करनी पड़ती है, उसके लिए एक अलग से जो वार्ड बना रखा है। वहाँ पे जो उनके लिए जो सारी सुख सुविधाएं जो मौजूद होती है वो सब उन्हें मिलती है। वहाँ बेड है, जो खाने का है, जो न्यूट्रिशन, वो जो पौष्टिक आहार है, वो सब मिलता है उन्हें वहाँ पे। और कुछ नई जानकारियाँ भी दी जाती है। एक चाइल्ड केयर यूनिट बना रखी है। मैंने कहा ये तो बहुत ही आधुनिक हो गया। और वहाँ पे जो हर डॉक्टर्स वगैरह, सभी जो डॉक्टर्स नर्सेज है, ANM में काम करती है, वो सारी इतनी हेल्पफुल है, सारे हेल्पफुल है और अपने जिस गांव के प्रति समर्पित है। फिर आगे गया, अपने मुझे एक स्कूल मिली अपने गांव की, स्कूल जो हमेशा आप अपने स्कूल अक्सर देखते हैं। मैं स्कूल में गया, मुझे लगा स्कूल बंद है। मुझे स्कूल बंद इसलिए लगा क्योंकि मैंने देखा स्कूल के बाहर जो गेट है, गेट के बाहर से मैंने देख लिया था कि बंदे कुछ जो बच्चे स्कूल में अक्सर बाहर बैठ के पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे आज बाहर नहीं बैठे थे। तो मुझे लगा स्कूल तो बंद होगा आज, नहीं तो स्कूल क्यों बंद नहीं होता, तो बच्चे बाहर बैठे होते, खेल रहे होते, या कहीं बाहर स्कूल के बाहर घूम रहे होते। फिर कोई बाहर चौकीदार मिला। चौकीदार ने, मैंने पूछा कि आज स्कूल बंद किस बात कोई छुट्टी है क्या? तो उन्होंने बोला किस बात की छुट्टी, आज स्कूल खुला है। मैंने कहा, मैं चौंक गया एकदम से। मैंने कहा खुला कैसे, स्कूल में तो कोई बैठा ही नहीं है, बाहर कोई नहीं घूम रहा। तो बोला अब साहब बाहर क्यों घूमेंगे? मैंने कहा क्यों, वो हमेशा बाहर घूमते। बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी स्कूल का नया सिस्टम चेंज हुआ है। मैंने कहा नया सिस्टम क्या? तो बोला कुछ अभी नया परिसर बना है पूरा, कि बोला आप जाके देख लो। जैसे मैं स्कूल में घुसा, देखा कि चारों तरफ एकदम स्कूल की जो पूरी 4 दीवारी जो बाउंड्री, उसके चारों तरफ
पेड़ लगा रखे हैं, और पेड़ भी कैसे, फल फ्रूट के, जो फलों के पेड़ लगे हुए हैं। कोई सीताफल का पेड़ लगा हुआ है, कोई किसी का शहतूत का पौधा है, कहीं आम का लगा हुआ है, तो कहीं जामुन का पौधा लगा हुआ है, तो कहीं आंवले का, ये सब, और कहीं केलों के पौधे लगा रखे हैं, केले उग रखे हैं। एकदम देखा, मैंने कहा क्या हो गया, स्कूल एकदम से बदल कैसे गई। और जब मैं गया स्कूल में, किसी एक कक्षा में घुसा, तब देखा कि जो बच्चे हैं वो सारे टेबल पे बैठे हैं, टेबल चेयर पे बैठे हैं। एकदम से स्कूल का इतना चेंज कैसे हो गया। इतने समय तो बच्चे जो हमेशा बाहर बैठते थे, आज टेबल चेयर पे बैठ रहे हैं। और जब मैंने बच्चों से पूछा भाई तुम्हारी जो जो स्ट्रेंथ है, जो संख्या है बच्चों की, वो तो 50-60 हुआ करती थी, और टेबल तो, रूम तो इतना ही है, 20 बंदों का रूम था, इसमें इतनी सारी टेबलें, 50-60 टेबलें कैसे आ गई। उन्होंने बोला आप कहाँ खड़े हो भाई। मैंने कहा क्या हो गया। तो बोला कि इस बिल्डिंग नई बनी है। फिर मैंने जैसे नज़र घुमाई, देखा पूरा परिसर ही नया बन रखा, हर क्लास नई बन रखी, और इतनी विशाल क्लास बनी रखी, उसमें कम से कम 100 बच्चे आराम से बैठ सकें, और वो भी टेबल चेयर के साथ में। और देखा कि जो बच्चों की जो संख्या है, लड़के लड़कियों की जो कक्षा में, उसमें लगभग समानता है, जितने लड़के उतनी लड़कियां, और लड़कियां क्या, लड़कियों की संख्या तो और भी अधिक संख्या लड़कियों की। और फिर देखा कि जो उसमें स्कूल के, जब मैं बाहर आया, जब बाहर की तरफ कक्षा से बाहर निकला, तो एक किसी अध्यापक ने, मेरे परिचित अध्यापक ने जब मुझे बुलाया कि आप, फिर मुझसे पूछताछ की आप कब आए छुट्टी से, क्या है। मैंने उन्होंने बताया भाई कल आया हूँ। मैंने फिर उनसे जिज्ञासा रखी कि क्या हो गया स्कूल में, एकदम से चेंज कैसे हो गया। बोला आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता। बोला एक कोई आया था लड़का, किसी ने कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाए स्कूल के लिए, शुरुआत वगैरह की, बोला ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो गांव में ऐसी क्रांति फैली, सब कुछ सिस्टम चेंज हो गया, पूरी एकदम पूरा गांव बदल गया। मैंने कहा क्या बदल गया। बोला आपने देखा है यहाँ पे अपना नया जो पंचायत भवन बना है। मैंने कहा हाँ पंचायत भवन देखा है मैंने, हॉस्पिटल देखा है। तो बोला, मैंने कहा ये सब कैसे हो गया एकदम से, अपने स्कूल तो बहुत पुरानी थी, ऐसे एकदम नीचे थी, न कक्षा में बच्चे बैठते थे, न बच्चे हमेशा बाहर खेलते कूदते थे। इसी सब बातचीत के दौरान एकदम से देखा कि एक घंटी बजी, जिसमें बच्चों की रेसेस हुई। जैसे ही रेसेस हुई, और तो कुछ बच्चे खेलने चले गए, और खेलने के लिए कहाँ गए, खेलने के लिए पास में एक मैदान बन रखा, एक छोटा सा ग्राउंड था स्कूल के अंदर ही, वहाँ पे कुछ झूले लग रखे हैं। और जब देखा कुछ बच्चे झूले खा रहे हैं, झूले में कुछ ऐसे झूले लगे हुए हैं, अत्याधुनिक झूले, जो झूले बच्चे खेल खेल में जिन झूलों पे बैठ के झूला झूलते हैं, उसी झूलों से नीचे से पाइप लगा रखे हैं, और वो पाइप क्या करते हैं, सीधे वहाँ पाइप का जो कनेक्शन है, वो सीधा वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सीधा पानी उनमें जाता है। बच्चे जो अपना एक सीसो एक आता है, अंग्रेजी में कहते हैं सीसो, उस सीसो से जब जहाँ जिस साइड भार होता है, वो पलड़ा उसका भारी हो जाता है, वो नीचे दब जाता है, और जिसका वजन हल्का रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। तो जैसे जैसे एकदम बच्चे उस सीसो में खेलते हैं, और पानी अपना पेड़ पौधा में जाता है पाइप के थ्रू। एक ऐसी चक्री लगी हुई है जहाँ बच्चे बैठ के चक्री घुमाते हैं, और उस बिना ऊर्जा के, और जो उससे जो ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा से जो एक कनेक्शन दे रखा है नीचे से पाइप से, वो सीधा ऊपर टंकी भर जाती है। कोई मोटर की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना आप ही खेल खेल में बच्चे पूरी टंकी भर देते हैं। ये तो और भी गजब सिस्टम था, नया सिस्टम एकदम। फिर देखा उनका जब उनका आज शनिवार था, तो उनका हाफ डे था, उनकी छुट्टी होने वाली थी एक पीरियड बाद, और छुट्टी हो गई। जैसे छुट्टी हुई, फिर देखा मैंने अपने जो गेट के पास है, कुछ लाइन लग रही थी बच्चों की, और वो कुछ बांट रहे थे वहाँ पे। जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि क्या बांट रहे, देखा आज वो केले बांट रहे थे बच्चों को, हर बच्चे को। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, इतना खर्चा, और ये क्या बांट रहे हो। तो बोला बच्चों के जो शारीरिक विकास है, उसके लिए उनको पौष्टिक आहार देना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है, वो तो पौष्टिक आहार ठीक है, लेकिन इतना महंगा आहार कहाँ दे रहे हो भाई, इतना ये केले वगैरह इतना खर्चा कहाँ से लाएगी स्कूल। अरे बोला आप कहाँ आ रखे हो, आपने देखा नहीं इतने पेड़ पौधे लग रखे हैं। मैंने कहा तो बोला इनसे जो पेड़ पौधों से जो फ्रूट आते हैं, निकलते हैं, उन्हीं को तोड़ के हम बच्चों को खिला देते हैं। मैं चौंक गया एकदम, क्या बात है। स्कूल में ही जो बच्चों ने, गांव वालों ने पौधे लगाए, उसी से जो पेड़ पौधे पनपे, और बच्चे खेल खेल में उनको पानी पिला देते हैं, उसी से वो अपने जो पेड़ है वो पनप गए, और उनसे जो फल फ्रूट निकलते हैं वो बच्चों के ही काम आ जाते हैं। ये तो बहुत ही नई चीज़ मुझे देखने को मिली साथियों। फिर मैं स्कूल से निकला बाहर, आगे गया तो एक मुझे जो कुछ अपने जब मैं जा रहा था अपने नाडी की तरफ, अपनी जो तालाब की तरफ जब मैं जा रहा था, अपने जो चारागाह भूमि है उसके पास ही, उस तरफ जा रहा था, बीच में पूरे रास्ते में
जो पेड़ लगा रखे थे, जैसे कि मैंने बताया था, और सारे जो पेड़ है, किसी कहीं महुआ का पेड़ लगा हुआ है, कहीं बीच में कोई गन्ने का पेड़ भी लगा रखा है, कहीं जामुन का पेड़ है, तो कहीं कल्पवृक्ष है, कहीं रुद्राक्ष है। जैसे आगे बढ़ा मैं तो देखा बीच बीच में कुछ पेड़ों के बीच में क्या है कि एलोवेरा उगा रखा है उन्होंने। फिर मैंने किसी से पूछा, गांव वाले से, मैंने कहा ये एलोवेरा क्यों लगा रहे हैं, कांटे तो किसी के चुभेंगे? बोला नहीं चुभेंगे नहीं, ये एक नया सिस्टम ईजाद किया हमने। मैंने कहा ये आपने कहाँ से किया? बोला कि एक टीम आई थी यहाँ पे कोई वन विभाग से, उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है कि ऐसे ऐसे काम करोगे तो आपके पेड़ खराब नहीं होंगे, उसमें जो उदई है, जो दीमक है, वो नहीं लगेगी, और आप पेड़ पौधे अच्छे से फलेंगे फूलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर आपने क्या किया? बोला इसके चारों तरफ हमने हर पेड़ पौधों के आसपास में एलोवेरा उगा रखे हैं, जिससे कि दीमक नहीं लगती, उदय नहीं लगती है, और पेड़ पौधे अच्छे से फलते फूलते हैं। इसी वजह से इसी का नतीजा था कि जो आसपास के सारे जो वृक्ष थे वो सब हरे भरे थे, और सबकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही थी। फिर आगे बढ़ा, देखा कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रखी वहाँ पे एक एलोवेरा की। उसमें देखा कुछ महिलाएं काम कर रही थी। तो मैं जब उसमें घुसा, पूछा इनसे, भाई ये यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोला हमारे गांव का जितना भी एलोवेरा होता है, जितना भी इस गांव में जो एलोवेरा लगा रखा है, वो सब एलोवेरा हम इसमें लाते हैं, इस मशीन, अपनी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें लाते हैं, और जो गांव की महिलाएं हैं, गांव की महिलाओं को रोज़गार मिलता है इससे। मैंने कहा ठीक है, इसमें आप करते क्या हो? बोला इसमें हम प्रोसेसिंग करके इसको जो एलोवेरा है इससे हम क्या करते हैं, नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि जूस बनाते हैं, इससे शैम्पू बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, इससे अचार बनाते हैं, और वो सब हम बना के अपने गांव की पैकिंग करके उसको फिर आगे सप्लाई करके उसको बेचते हैं, और इससे जो कमाई होती है वो गांव वालों जो यहाँ पे काम करते हैं उनमें आपस में बांट दी जाती है। ये भी एक नया सिस्टम। फिर गया आगे चारागाह भूमि में, जब मैं घुसा तब देखा कि जो चारागाह है, जो गोचर भूमि है अपनी, वो पूरी तरफ से चारों तरफ उसमें बाउंड्री लगा रखी। मैं एकदम चौंक गया कि ये एकदम अतिक्रमण की ज़मीन, यहाँ पे कुछ पहले देखा जाता था कि कुछ अतिक्रमण भी है, और चाहे नहीं भी है अतिक्रमण तो भी ये इतनी बाउंड्री वगैरह कैसे बन गई, इतना सहयोग कैसे आ गया गाँव में? चलो मैंने कहा एक बार खैर देखा जाए, बाउंड्री तो छोड़ो, अंदर ही घुस के देखते हैं क्या बना होगा इसमें। फिर देखा एक विशाल गेट बना हुआ है, इसके बाहर लगा हुआ है रणदेशीपुरा चारागाह भूमि विकास कमेटी। कहा ठीक है चलो अंदर चलते हैं। जैसे घुसा उसमें, जो टेम्परेचर जो बाहर था, बाहर से और भी ठंडा है वहाँ पे तापमान। जैसे अंदर घुसा तो कुछ घास उग रखी है वहाँ पे, अलग अलग किस्म की घास हैं, कोई कैसी तरह की घास है, और वो सारा एरिया पूरा हरा भरा एरिया, पूरे 20-30-40 बीघे की जो ज़मीन है वो पूरा हरे भरे घास से सजी हुई, और उसके आसपास में खूब सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। कहीं बांस उग रखा है, जो बांस बड़े बड़े बांस हो रखे थे, जिनको काट के उन्होंने क्या किया, कुछ एक ऐसा कुछ वहाँ पे बांस की एक ऐसा डोम बना रखा था, जिससे कि और भी छाया रह सके। उसके ऊपर जो बेल आ रखी है, बेल है, वो बेल उग रखी है। जो भी बांस से जो सामान बनता है, कुछ फर्नीचर बनता है, कुछ लोग कुछ बनाते हैं, कुछ लोग और भी चीज़ें बनाते हैं उस बांस से। और जगह जगह कुछ गन्ने उग रखे हैं, और पास में कुछ जानवर भी घूम रहे हैं, छोटे छोटे तीतर है, मोर है, खरगोश घूम रहे हैं, कहीं मुर्गियाँ घूम रही है, कहीं छोटे छोटे तालाब जैसे पौंड बना, हल्के छोटे छोटे, ज़्यादा गहरे भी नहीं, छोटे से एरिया में जगह जगह पे बना रखे हैं, पानी के जो कुंड बना के छोटे छोटे, जहाँ पे जो आसपास के जो पशु पक्षी हैं वो आके पानी पीते हैं, और आसपास ही वो दाने बिखेरते हैं, और वहाँ से उसी से दानों से नए पेड़ पौधे उगते हैं। इससे एक फ़ायदा और हुआ, क्या हुआ कि जो गांव के जो जंगल के जानवर है, वो सारे जो गांव के जानवर वो सारे जंगल में चले गए। तो जब उनको सब कुछ वहाँ सुविधाएं मिल रही है, जब उनको रहने का वहाँ मिल रहा है, खाने को वहाँ पे फल फ्रूट वह सब कुछ मिल रहा है, उनको रहने के लिए वहाँ की ज़मीन मिल रही है, तो वो फिर अब क्या है, इससे एक फ़ायदा हुआ कि जो वो जानवर है अभी क्या है, अपने खेतों में नहीं घुसेंगे। तो खेतों में नहीं घुसेंगे तो किसानों का नुकसान भी नहीं होगा, जब नुकसान नहीं होगा तो किसानों की आमदनी भी अच्छी बढ़ेगी। तो जंगल में और जो गांव में, इन दोनों में आपस में एक क्या है, संबंध बन गया है। तो जो जो जानवर हैं वो सारे अपने खेतों में नहीं आएंगे, इससे जानवर भी सुरक्षित रहेंगे और हमारी खेतों की फसलें भी सुरक्षित रहती है। ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। यहाँ पे इतने सारे जो जानवर हैं इतने मज़े से घूम रहे हैं, इतने बढ़िया से खा पी रहे हैं। और फिर देखा एक कुछ लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। मैंने उनसे जाके पूछा, भाई मैंने कहा आप क्या काम कर रहे हो? कुछ महिलाएं भी थी, कुछ पुरुष भी थे उसमें। तो उन्होंने बोला हम
काम ये कर रहे हैं कि कुछ लोग उसमें पेड़ों में पौधों मतलब उसको पेड़ पौधों को पानी पिला रहे थे। और जब उनसे मैंने पूछा कि भई आप और क्या-क्या काम करते हो? बोला कुछ लोग पेड़ पौधों को पानी पिलाते हैं, कुछ लोग फल फ्रूट तोड़ते हैं। फिर मैंने कहा उसको क्या करते हो? बोला इसको हम पंचायत की तरफ से ये सारे बाहर बाज़ार में बिकते हैं और इससे जो आय होती है उससे पंचायत अपने विकास कार्यों में उसको पैसों को लगाती है। मैंने कहा ठीक है, फिर ये पैसे आपको देती कौन है? तो बोला ये पैसे, मैंने कहा आपको कौन देता है? पंचायत देती है। तो कि पंचायत क्यों देगी? जो अपने जो नरेगा है जो चलती है अपनी सरकार की तरफ से, वहीं से जो फंड आता है वो पंचायत हमें दे देती है। मैंने कहा नरेगा का कार्य तो वो होता है जो अपने नदी पे वो काम करते थे, कभी सड़क बनाते। बोला नहीं, अभी सिस्टम बदल गया है, जो जहाँ ज़रूरी काम है वहीं नरेगा लग जाता है और उसी से सारी पैसों के जो जो पैसा है वो उसी में लग जाता है। फिर कोई एक आदमी कोई काम कर रहा था, मैंने उनसे पूछा भाई आप क्या काम कर रहे हो? दिखने में वो थोड़ा दिव्यांग लग रहा था, तो मैंने उनसे पूछा भाई आप यहाँ क्या काम करते हो? उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे पेड़ों को गिनने का काम करता हूँ। मैंने कहा इससे क्या होगा? तो बोला इससे मेरे को रोज़गार भी मिल जाता है, पेड़ों को गिनता हूँ मैं और मुझे रोज़गार मिल जाता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि ठीक है फिर बताओ कितने पौधे हो गए होंगे आज की डेट में? तो आपको जानकर हैरानी होगी और मुझे तो हुई आपको भी हैरानी होगी कि वहाँ उस भूमि में कम से कम 1.5 लाख पौधे लग रखे थे। अब सोच के देखो 1.5 लाख पौधे लग रखे हैं उसमें एक छोटी सी ज़मीन में। और उसके बाद जो गांव में जो पौधे लगे हुए हैं उसकी तो संख्या ही अलग है। फिर मैंने उससे पूछा ठीक है ये तो 1.5 लाख तो संख्या यहाँ की हुई, पूरे गांव में मिला के? बोला पूरे गांव के मिला के अब तक 3.5 लाख पौधे हो चुके हैं। मैंने कहा 3.5 लाख पौधे? तो कि हाँ, तो जो इसमें कि इससे और क्या क्या काम करते हो? बोला इससे जो भी आमदनी होती है वो पंचायत अपने विकास कार्य में लगाती है। तो मैं और भी उसमें चारागाह भूमि में घूम रहा था। फिर कुछ लोग जब घूमते घूमते क्या है शाम होने को आ गई। जब शाम हो रही थी तो जो कुछ है जो उसमें जो काम करते हैं जो लेडीज़ है वो सब अपने कुछ गट्ठर घास की गट्ठर उठा के अपने घर की तरफ जा रही थी। मैंने पूछा आप ये क्यों ले जा रहे हो? ये तो पंचायत का है, आपको कोई मना नहीं करता? बोला ये हमारे घर के लिए, हम इसको अपने पशुओं को चराते हैं और इससे जो हमारी आमदनी होती है उससे हमारा घर चलता है। और यही हमारे गांव का जो मॉडल बना है जो चारागाह का, इसका मॉडल का यही आशय था। इसीलिए इस मॉडल को बनाया गया था तो कि जो इससे जो घास होगी, इससे जो पेड़ पौधे हम लगाएंगे, इससे जो कमाई होगी अपने गाँव वालों के लिए काम आएगी, गाँव वालों का रोज़गार बढ़ेगा, पशुओं के लिए चारा होगा और जो वन के जो जीव है वो भी आराम से सुरक्षित रह पाएंगे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी इस जगह की। फिर जब मैं शाम होने को आ गई थी, लगभग करीब घूमते घूमते उसमें मुझे 4-5 घंटे मैंने बिता लिए, मुझे पता ही नहीं चला कब इतना समय बीत गया। इतनी सुंदर जगह थी और इतनी शीतल हवा, इतना जो कोयल की पक्षियों की जो आवाज़ थी, मोर की, इतना सुंदर दृश्य मानो आप कहीं स्वर्ग में आ गए हो। उसके बाद जब मैं वापस उससे बाहर निकला और अपने गांव की तरफ आ रहा था तो देखा अंधेरा हो गया था और हर जो रोड पे लाइटें लग रखी थी। तो मैंने किसी से पूछा भाई ये लाइटें कहाँ से लगाई, तुमने खुद ने लगाई है या फिर कहीं से लगी है? तो बोला ये पंचायत की तरफ से लगी है। मैंने कहा फिर इसका खर्चा? तो बोला खर्चा तो जिस वार्ड में लगी हुई है वो उस वार्ड वाले ही इसका खर्चा उठाते हैं। मैंने कहा लाइटें फिर लगाई किसने? बोला लाइटें लगाई पंचायत ने, लेकिन इसका जो खर्चा आता है, जो बिजली का बिल आता है, वो सभी वार्ड वाले मिल के इस खर्चे को उठाते हैं। तो मैंने कहा इतना फिर महंगा पड़ जाता होगा, आपको कितना खर्चा आता है? उन्होंने बोला ये प्रत्येक का कुछ लगभग एक वार्ड का 4-5 हज़ार रुपये महीने का बिल आता है। मैंने कहा ठीक है, फिर इसका बिल कौन भरता है? बोला सारे मिल के भरते हैं। मैंने कहा तो फिर ऐसा काम करो ना, आप सोलर पे क्यों नहीं काम करते, इसको सोलर पे लगा लो, सब फ्री हो जाएगा। तो उन्होंने बोला एक ऐसी योजना भी चल रही है, हमारे एक जो खाली ज़मीन पड़ी है वहाँ पे सोलर पैनल अभी इंस्टॉल हुए हैं, जल्दी इसका कनेक्शन अपने इस लाइटों से हो जाएगा और हमारी जो सारी लाइटें हैं वो सोलर से चलेगी और हमारा खर्चा बच जाएगा। मैंने कहा ये गाँव तो इतना एडवांस हो गया, सारी चीज़ें जो मैं सोच पा रहा हूँ वो सभी उन्होंने कर ली है। ठीक है चलो, शाम हो गई, फिर गया अपने घर, आराम से सोया। यही सोचते पूरी रात भर यही सोच के सोया कि ये गांव अचानक से कैसे बदल गया इतना सारा। फिर मुझे इस मास्टर की याद आई। उस मास्टर ने मुझे बताया था कि ये कुछ एक लड़का आया था गांव में, उसने कुछ क्रांति करके कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करा था और एक ऐसे वीडियोज वगैरह बनाए स्कूल के लिए, ये स्कूल ऐसा कर दो। लोगों ने फिर लोगों की जो सहभागिता हुई, सभी लोग मिलके एक साथ आए और उन लोगों ने मिलके इस स्कूल को बनाया। पूरे गांव एकत्रित हुआ, ग्राम सभा में कुछ निर्णय लिए गए, ऐसे ऐसे काम करने हैं, ऐसे काम करने हैं, तब जाके इस गांव में इतना परिवर्तन हुआ है। चलो ठीक है, आज का दिन तो बीत गया। अगले दिन जब मैं फिर उठा, उस दिन क्या है,
रक्षाबंधन था। और रक्षाबंधन जैसे ही बाहर गया, सुबह सुबह मेरी नींद भी ऐसे ही खुली कि गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। ढोल नगाड़े, मैंने कहा क्या हो गया इतना सुबह सुबह, क्या है आज? रक्षाबंधन को हमेशा नॉर्मल होता है, कुछ बहनें आती है घर पर राखियाँ बांधती है, लेकिन आज जैसे ही मैं गांव के बाहर गया तो मेरे जस्ट पड़ोसी घर में ही एक कुछ लोग इकट्ठा हो रखे थे। मैंने कहा क्या हो गया? जब मैं पूछा उनसे तो कुछ लोग आए थे उसके घर में। उसके घर में नया नया कुछ उसकी बेटी का जन्म हुआ था, 7-8 महीने हो गए थे, लेकिन आज रक्षाबंधन पे वो कुछ लोग आए थे। मैंने कहा, उनसे पूछा भाई आज आप क्या कर रहे हो? उनके पास एक पर्चा था, उनसे कुछ साइन करवा रहे थे उसके माँ बाप से, जिसकी बच्ची हुई थी। मैंने कहा आप क्या क्या करवा रहे हो इनसे? बोला ये एफिडेविट है। मैंने कहा ठीक है एफिडेविट है, इसका करोगे क्या, आप क्यों साइन करवा रहे हो इनसे? उन्होंने बोला कि एक हमारे जो गांव में एक नया सिस्टम शुरू किया गया है। मैंने कहा फिर नया सिस्टम? जगह जगह नए सिस्टम हो रहे हैं, इतना जल्दी क्या सिस्टम हो गया नया, क्या बदल गया? उन्होंने बोला एक ऐसा सिस्टम है, हमारे जो सरपंच है उन्होंने अपनी तरफ से एक ऐसी योजना शुरू की है जिसमें कि जिस भी परिवार में बच्ची का जन्म होगा, लड़की का जन्म होगा, वो परिवार अपनी तरफ से 10,000 रुपये देगा और पूरे गाँव वाले मिल के बाकी के 21,000 रुपये देंगे। मैंने कहा 21,000 पूरे गाँव वाले? तो क्या हाँ, सारे गाँव वाले मिलकर 21,000 रुपये देंगे, 10,000 रुपये उस परिवार से लिए जाएंगे, तो टोटल मिला के 31,000 रुपये हो गए। और इस पूरे जो 31,000 रुपये है उसकी बैंक में जाके एफडी बन जाएंगी। और उसके बाद वो परिवार को उस जो बच्ची वो एफडी बनेगी उस बच्ची के नाम से, और उस परिवार को जो 18 साल की जो उम्र होगी उस बच्ची की, तब वो पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे करके वो जब 21 साल की होगी तो वो पैसे उसको बच्ची को लौटा दिए जाएंगे। तो मैंने कहा इस तरह से तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने आगे बताया कि इस तरह से क्या है, जो बच्ची है अपने जो माँ बाप है उन पे बोझ नहीं बनेगी। उसका जो जो माँ बाप सोचते हैं कि भाई मेरी बच्ची तो मेरे पे बोझ बनेगी, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा शादी पे, जो भी है शिक्षा पे, तो अब वो जो बोझ नहीं बनेगी, उसका जो पैसा आएगा सारा खर्चा वो लड़की अपने हिसाब से खुद निकाल देगी। उसको माँ बाप को अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक बच्ची के लिए मैं इतना करूँ वो करूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा खर्चा उसको जो एफडी कराई उसके पैसों से उसको पैसा सारा मिल जाएगा वहाँ पे बाद में। तो मैंने कहा ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन आप इसमें एफिडेविट में क्या लिखवा रहे हो? उन्होंने बोला हम इससे ये लिखवा के ले रहे हैं कि, और इसने फिर इसके साथ में एक और बात बताई। मैंने कहा, उन्होंने बताया कि अब इस बच्ची का जन्म हुआ है, इसके साथ में एक और स्कीम है, इस बच्ची का जन्म हुआ है, जिस भी घर में किसी बच्ची का जन्म होगा, लड़की का जन्म होगा, वो प्रत्येक परिवार उस अपने घर की तरफ से 111 पौधे लगाएगा। 111 पौधे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। तो कि बड़ी संख्या नहीं है, ये 111 पौधे क्या है उसके परिवार वाले लगाएंगे। और क्या है ये यही इससे हम लिख के ले रहे हैं कि जो पेड़ पौधे आप लगाओगे वो क्या है, आप उसकी रक्षा करोगे, अपनी बेटी की तरह रक्षा करोगे, अपने बच्चों की तरह उन पेड़ पौधों को पालोगे, उसको किसी को काटने नहीं दोगे, ना आप खुद काटोगे, उसको पूरा बड़ा होने दोगे। और इसी तरह से बच्ची कब लिख के देते हैं, इस बच्ची को मैं हमेशा पढ़ाऊँगा, कभी बाल विवाह नहीं करूँगा इसका, और बड़े होने तक इसको पढ़ाऊँगा। इस तरह से ये सब चीज़ें, ये शर्तें हैं इसकी, इसीलिए शर्तें हम इनसे लिखवा रहे हैं कि यह भविष्य में ये पेड़ों का भी ध्यान रखें और अपने बच्चियों को भी स्कूल भेजें समय समय पे, और उनकी शिक्षा दीक्षा चलती रहे। तो देखा आपने कैसी एक स्कीम थी जिसमें कि बच्ची अपने माँ बाप पे बोझ भी नहीं बने और अपना गांव का भी काम भी बन गया। भाई एक तो 111 पौधे लगा लिए उन्होंने अपनी तरफ से। फिर मैंने उनसे पूछा भाई अपने ये पौधे लगेंगे कहाँ, इनका घर तो छोटा सा है। उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है पौधे घर में लगाएं, कुछ पौधे घर में भी लगा सकते हैं और वो चाहें तो खेत में भी लगा सकते हैं। और उनके अगर खेत में भी जगह कम है या फिर घर में नहीं जगह है तो सार्वजनिक जगह पर लगा सकते हैं। सार्वजनिक जगह जैसे कि आंगनवाड़ी हो गई, जैसे कि स्कूल हो गई, सामुदायिक भवन हो गया, पंचायत हो गया, या फिर आंगनवाड़ी हो गया, खेल मैदान हो गया, शमशान घाट हो गया, नदी नालों के आसपास हो गए, वहाँ पेड़ लगा सकते हैं। कहीं भी जहाँ जगह मिले वहाँ लगाने हैं और उनका रख रखाव भी करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो साथियों मुझे ये सुन के बहुत ही आश्चर्य हुआ, ऐसी चीज़ें सुन के कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। तो आपको भी ये आश्चर्य होगा कि ऐसी चीज़ें हुई है। फिर गया मैं आगे, तो जो ढोल नगाड़ों की जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ मेरे कदम बढ़ते गए। देखा कि उसमें काफ़ी गांव वाले इकट्ठे हो रखे थे। उस परिवार जिससे मैं मिल के आया वो उस परिवार वाले भी और भी गांव वाले जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रखे थे। इकट्ठा होके क्या एक महोत्सव मना रहे थे, राखी का जो रक्षाबंधन का एक महोत्सव है, उन्होंने पर्यावरण महोत्सव नाम दिया था उसको। और वो सभी मिलके उनके सबके जो सर पे थी एक टोकरी लगा रखी थी। उस टोकरी में जिस जिस घर में बच्ची का जन्म हुआ था वो सारी टोकरियों में वो बच्चियाँ थी, उनकी माएँ उन
टोकरियों को लेके टोकरी में उस बच्ची को डाल के अपने उस ज़मीन की तरफ बढ़ रही थी। चारागाह ज़मीन है जहाँ पे, उस तरफ बढ़ रही थी। फिर पूछा मैंने किसी, ये सब क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हैं लड़कियाँ, आज तो रक्षाबंधन है। फिर मुझे जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि जो सभी जो गांव वाले इतने सारे मिलके ढोल नगाड़ों के साथ जो जा रहे हैं, फिर किसी ने बताया कि आज क्या है, एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन इस साल में जिस भी लड़की ने, जितनी भी लड़कियों ने जन्म लिया है, मान लो आज पूरे साल में 10 लड़कियों ने जन्म लिया है, तो 10 लड़कियों के जो पेरेंट्स है वो आज क्या करेंगे, पौधा रोपने जा रहे हैं। कहीं पे भी वो रोप सकते हैं। वो हर उसका परिवार 111 पौधे लेकर आया है। तो इस तरह से 10 मतलब बच्चियां जन्मी हैं, तो आज 1100 पौधे अपने गांव में लगेंगे। और इसी के साथ में वो सभी इसका रख रखाव भी करेंगे। और इसके अगले दिन एक और प्रोग्राम होगा जिसमें क्या है, जो सारी बच्चियां हैं जिनके पहले पेड़ लग रखे हैं, वो क्या करेंगे, और वो क्या करेंगे, सभी इन पेड़ों की राखी बांधेगी। मैंने कहा राखी तो भाई के बांधते, बोला नहीं, यहाँ पे रक्षा पेड़ों की रक्षा करनी ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ों की रक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। भाई तो रक्षा करते ही हैं बहन की, और इसी के साथ अब पेड़ों की रक्षा करने की जब जिम्मेदारी आ गई है, तो सारी जो लड़कियां हैं जो जिनके नाम से पेड़ पौधे लगा रखे हैं, वो सारे उस पेड़ पौधों को अपने भाई मानती है और उनकी राखी बांधती है पेड़ों की, और उनकी रक्षा करने का वचन लेती है, और वो हमेशा जाके उधर राखी बांध के आ जाती है। इस तरह से जो उनके जो भावना है मन में कि भाई जो पेड़ लग रखे हैं सारे, उनको लगता है कि हमारे अपने ही हैं, उनको सब अपने भाई की तरह मानती है और उन पेड़ों की रक्षा भी करती है। ये सब चीज़ें उस दिन हो रही थी। फिर किसी ने बताया कि जो ये 111 पौधे लगाने का जो चलन चला है, इसी के साथ में एक और भी पॉइंट है कि जिस परिवार में किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार वाले भी क्या करेंगे, मिलके एक 11 पौधे लगाएंगे। जिसमें बच्ची का जन्म हुआ वो तो 111 पौधे लगाएंगे, और जिस परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो वो अपनी तरफ से 11 पौधे लगाएंगे। तो उस दिन वो सभी परिवार वाले उस महोत्सव में सारे लोग इकट्ठा होते हैं। वो लोग भी इकट्ठा होते हैं जिसके परिवार में किसी बेटी ने जन्म लिया है, और वो लोग भी इकट्ठा होते हैं जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है। तो वो जो 100 जिसमें बेटी का जन्म हुआ है वो 111 पौधे लेके आते हैं, जिसमें किसी की मृत्यु हुई है वो उस दिन 11 पौधे लेके आके उनके नाम से पौधे लगा देते हैं। और अपने अपने बोर्ड, कोई बोर्ड लगाता है, कोई कुछ नहीं लगाता है, वो कोई सी अपने अपने उसकी याद में पौधे लगा रखे हैं, ये लगा रखे हैं, ऐसे लिख के अपना बोर्ड भी चिपका देते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से सारे गांव वाले मिलके एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं वहाँ पे कि जो पेड़ पौधे हैं वो उनकी रक्षा भी हो जाए, कभी वो काटेंगे भी नहीं उनको टाइम पे पानी भी पिलाते रहेंगे। और हाँ, उस चारागाह भूमि में एक ट्यूबवेल भी खोद रखा था उन्होंने। उस ट्यूबवेल में क्या है, जो पानी उसको आसपास की ज़मीन को पानी देने के लिए जो पानी चाहिए होता है, उस ट्यूबवेल से उनको मिल जाता है, और आराम से उस जगह का जो उनको पानी मिल जाता है पेड़ पौधों को और घास को। फिर देखा कुछ कलेक्टर वहाँ आ रखे थे। मैंने कहा, पूछा मैं उनसे, जब गाड़ी उनकी खड़ी थी उनके पास गया, मैं पूछा साहब आप यहाँ कैसे, क्या बात है। तो बोला हमें सरकार ने भेजा है। मैंने कहा ठीक है, किस लिए भेजा है। तो उन्होंने बोला है कि इस गांव को पढ़ने आए हैं हम, और हमारे साथ में कुछ XENBR के समिति के JNBR के। मैंने कहा ठीक है, वो किस लिए। तो बोला हम इस गांव पे रिसर्च करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस गांव में ऐसा कैसे चेंज हो गया, इतने पेड़ पौधे, इतने बढ़िया सड़कें, इतनी साफ़ सफाई, इतने लोग जागरूक हो गए, इतनी बढ़िया स्कूल है, इतने हॉस्पिटल, इतना शानदार, इतनी चारागाह भूमि जो पहले कब्जे में होती थी आज कब्जा मुक्त है, और पूरी सारी जो पेड़ पौधे वन्य जीव है बड़ी खुशहाली से जीते हैं, जो पानी जो खेतों में नुकसान भी नहीं होता, जो पहले गांव में पानी कम हुआ करता था, इतने सारे पेड़ पौधे लगाने से जो क्या है, ज़मीन की जो मिट्टी है वो वहीं रुक गई, बह के नहीं गई, और इससे क्या है, पानी के जो कुओं का जल स्तर है वो भी पहले नीचे जो 300 फीट नीचे हुआ करता था, आज वो 15-20 फुट 50 फीट पे आ गया है। और ये सब चमत्कार कैसे हुआ है, हम इसी को जानने के लिए यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं, और इसीलिए हम इस गाँव को देखने के लिए आए हैं। और अभी इस गाँव में हम 7 दिन रुकेंगे। 7 दिन रुक गए, इस गांव को देखेंगे, हम परखेंगे, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, ताकि हम अपने जो क्षेत्र है आसपास के जो ग्राम पंचायत है उनको भी हम ये बता सकें, दिखा सकें कि उन्होंने ये सब कैसे किया है। ये सब जान के फिर मुझे बहुत हैरानी हुई। कुछ लोग वहाँ फॉरेनर भी आ रखे थे, जो बाहर के लोग, विदेशी लोग आ रखे थे। उन्होंने इस गाँव के बारे में सुना कि भाई ऐसा ऐसा गाँव है और यहाँ चीज़ें ऐसे होती है, तो वो फट से आ गए यहाँ पे, और वो कि अपने जो वीडियो नहीं होते, वीडियो वगैरह बनाने लग गए वहाँ पे। तो आप सोच के देखो कि आसपास के जो सरपंच है गांव के, वो वहाँ आ रहे हैं, कुछ कलेक्टर आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, लोग इतना जुलूस उस महोत्सव में इकट्ठा हो रखा है, और वो उसमें सब शामिल हो रहे हैं। वो वहाँ साथ में मिल के पेड़ पौधे लगा रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं,
मुझे तो साथियों वो दृश्य देख के ऐसा महसूस हुआ कि ये भी हमारा गांव हो सकता है कभी। एक ऐसा सुंदर गांव जहाँ पे सभी लोग मिलके एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं, इतना खुशनुमा माहौल कि आप सोच के देखो, अगर जो आगे वाली जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो नई जो बच्चे जनरेशन अभी जो पढ़ रहे हैं, जो जिनकी राखी बांध के जिन पेड़ों को वो बच्चियाँ जो राखियाँ बांध रही है, वो आने वाली जनरेशन 15-20 साल 21 साल बाद कैसा हमारा गाँव और डेवलप हो जाएगा। क्योंकि जो नई जनरेशन निकलेगी, जो नई पीढ़ी निकलेगी, वो इतनी शिक्षित होगी, इतनी समझदार होगी कि उसे अब पता होगा कि पर्यावरण का ध्यान कैसे रखा जाए। कैसे हम तो चलो ज़िंदा रह लेते हैं, इंसान को ज़िंदा रहने में ज़्यादा दुविधा नहीं होती, क्योंकि उसे पता है उसके लिए घर है, सब कुछ है, उसका मौजूद है। लेकिन जानवर को आप सोच के देखो, जो कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, आज आप अपने गाँव में भी देख लो, जो गांव में कुत्ते पहले की जितनी संख्या में होते थे अब कम हो गए हैं, क्योंकि हमने सारी जगह पूरी सीसी सड़कों से पाट दिए न, कहीं उनके रहने के लिए जगह है तो वो अब जबरन गायें, वो जो बैल है वगैरह कोई गायें है जो खुली घूमती है, जबरन उनको किसी खेतों में घुसना पड़ता है, क्योंकि ना उनके पास खाने के लिए होता है, ना उनको बैठने के लिए जगह होती है, ना कहीं रह सकती है, वो बरसात में भीगती रहती है। तो इसीलिए अगर आप सोच के देखो कि ऐसी जगह उनके लिए तैयार हो जाए जहाँ पे उनको बाहर जाने नहीं पड़े, उनको खाना पीना भी सब वहीं मिल जाए, रहने का भी उनको वहीं मिल जाए, तो वो किस लिए बाहर जाएंगी। तो एक ऐसा माहौल उन्होंने उस गांव में, अपने गांव में तैयार हुआ। और ये सपना मुझे जो मैं देख रहा था वो हकीकत मुझे लगा कि ये ऐसा हो नहीं सकता। इतनी सारी ये सब, फिर मुझे जैसे जैसे नींद खुलने लगी मेरी, मुझे आभास हुआ कि ये सब सपना था, ऐसा हकीकत में होता नहीं है। तो आप मुझे देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सपना कैसा लगा आपको ये सपना कि ऐसा गांव भी हो सकता है। सारे गांव वाले मिलके उस जुलूस में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, इतना गांव में इतनी समरसता, इतना प्रेम, इतना सौहार्द, इतनी मित्रता। और फिर पता लगा कि उस गांव में जो एएसपी से मेला में जो अपने एसपी साहब है पुलिस से, उनसे पूछा कि भाई आजकल गांव का क्या हाल है। उन्होंने मुझे ऐसी न्यूज़ बताई कि उन्होंने बोला अभी पिछले 2 महीने से, नहीं तो हर महीने कुछ ना कुछ नया कांड होता रहता था गांव में, कुछ केस आते थे, लेकिन अभी पिछले 2-4 महीनों से मेरे पास कोई केस ही नहीं आया। गांव में इतनी मित्रता हो गई। एक तो केस ऐसा आया कि जो ग्राम सभा में एक कुछ 2 भाइयों की काफ़ी समय से पुरानी लड़ी थी, जो काफ़ी समय से लड़ रहे थे अपने ज़मीन को लेकर, उनका विवाद था। उन्होंने क्या किया, उस ज़मीन को फिर जो अंतिम फैसला उन्होंने ऐसा किया कि जो ग्राम पंचायत को सौंप दी वो ज़मीन। इतना प्रेम, अब देख लो, गांव के लिए इतना समर्पण भाव रखना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो स्कूल में जो शिक्षक है वो भी अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना समर्पित है, इतनी बढ़िया से उनको सुविधाएं दे रहे हैं, पौष्टिक आहार दे रहे हैं, जो फल फ्रूट खिला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए इतना बढ़िया माहौल तैयार है। स्कूलों में कंप्यूटर लैब लग रखी है जहाँ बच्चे आराम से नई जो डिजिटल शिक्षा है उसको ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो साथियों, मुझे तो इस सपने पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। क्या आपको इस सपने में भरोसा हो रहा है? लेकिन जो मैं आपको बताया था कि जो सरप्राइज़ है, जो सरप्राइज़ यही है, यही सरप्राइज़, अभी सरप्राइज़ शुरू होने वाला है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सपना था ये हकीकत है। एक ये कहानी जो मैंने आपको बताई है, ये सिर्फ एक सपना मात्र नहीं था। ये सपना हम लोगों का सपना हो सकता है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ों की आदत नहीं है, हमें नहीं चीज़ें पता कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। लेकिन ये सपना हुआ है, एक हकीकत है, और ये हकीकत मैं आपको लेकर आऊँगा। इस हकीकत से मैं आपको मिलाऊँगा अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको मिलाऊँगा इस हकीकत से कि कैसे कोई आदमी अगर ठान ले, कोई आदमी अगर ये ठान ले, कोई ये गाँव का जो सरपंच है, जो प्रतिनिधि है, चाहे कोई गाँव के लोग अगर सभी मिलके ठान लें कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उसे कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। कहते हैं कि जहाँ चाहा है वहीं रहा है। जब हम चाहेंगे तो हम आराम से करके दिखा सकते हैं। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, और इस वीडियो को बनाना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि मैं चाहता था कि आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास अगर आयाम होंगे, अगर जितने आयाम से हम सोच पाएंगे कि हमारा गांव ऐसा भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है, हमारे गांव में ऐसे काम हो सकते हैं, तभी हम अपने गांव में विकास के लिए सोच पाएंगे, तभी हम अपने गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो पाएंगे। तभी हम सोच पाएंगे कि हाँ, ऐसी चीज़ भी हो सकती है, ऐसी चीज़ भी हो सकती है, हमारे यहाँ से करनी है, हमें ऐसे काम करना है, इस तरह से काम करना है, इस तरह से योजनाएं बनानी है, इस तरह से कमेटियाँ बनानी है, तभी हम काम कर पाएंगे। यदि हमारे पास सोचने की शक्ति नहीं है, अब यदि हमें पता ही नहीं है कि गाँव के कार्य किस तरह से होते हैं, कैसे कैसे कार्य किए जाते हैं, यदि हम जिन जनप्रतिनिधियों को चुन लेंगे और वो कार्य करेंगे नहीं, उनको पता ही नहीं होगा कैसे करना है, कैसे ग्राम सभा होती है, कैसे लोगों को मिल के साथ लेके चलना होता है, उनको गाँव की समस्याएं
समझनी होती है तभी काम बनेगा। और हम ऐसे लोगों को चुन भी लेते हैं जो कभी कार्य करते नहीं, जो कभी पंचायत को देखते नहीं, बस खाली एक बार बन गए बस वहाँ बैठे रहते हैं। कोई वार्ड पंचायत तो एक बार बन गया, उसको पता ही नहीं मैं वार्ड पंच भी हूँ। लोगों को पता नहीं हमारे वार्ड का पंच कौन है, उसकी शक्तियाँ क्या है, वो क्या क्या उसके पास पावर है, वो क्या क्या कर सकता है। हम अपनी समस्याएं लेके कहाँ जाएं, किसी को कुछ पता नहीं है। बस गांव में चल रहा है, जो इलेक्शन हुए एक बार सरपंच बन गया, बस काम खत्म हो गया। जिम्मेदारी इतनी पूरी थी, सीसी रोड बना दी, सामुदायिक भवन बना दिया, बस खत्म। यही सरपंचों का काम चल रहा है आजकल। लेकिन सरपंच का काम सिर्फ इतना नहीं होता, सरपंच का काम होता है जो गांव में सूखे हैंडपंप है उनमें पानी भरना, जो गांव के जो किसान हैं उनके सूखे कुएं को भरना, गांव की जो सूखे नालियों जो नाली नदी नाले हैं उनको भरना, ये सब उनका काम होता है सरपंच का। और भी काम जो सरपंच अगर चाहे और सभी गांव वालों को मिल के साथ में, अगर सब मिल के एक साथ फैसले ले तो सारा गांव इतना खुशहाल हो सकता है, ताकि आसपास के जो लोग हैं वो हमारे गांव को देखने आए, वो हमारे गांव को पढ़ने आए, वो लोग देखने आए कि हमारा गांव एक ऐसा कैसा गांव है, ऐसा कैसा गांव ये बन गया है। एकदम कुछ सालों पहले इस गांव में तो हमेशा लड़ाई टंटे होते थे, लोग दारू पी के पड़े रहते थे, कोई कुछ काम करते थे, कोई युवा जो था एकदम दिशाहीन था, उसको पता नहीं क्या करना है। लेकिन आज का जो युवा है उसको सब कुछ जो रोज़गार है वो वहीं गांव से मिल रहा है। जो गांव की एक ऐसी सिस्टम बन गया है कि जो बीज होंगे वो गिरेंगे धरती पे, वो बीज उगेंगे, पानी उनको मिलता रहेगा, जो चिड़ियाँ हैं पानी वगैरह पिएगी और जो धान वगैरह खाएगी, वहाँ का जो चिड़िया है, जो भी जानवर है छोटे छोटे, वो जो धान को बिखेरेंगे, उसी से नए पौधे पनपेंगे, नए पौधे पन के जो उनका जो उनसे जो मिलेगा, आंवला हो गया, चाहे एलोवेरा है, चाहे कुछ भी जो भी फल फ्रूट मिलेंगे, उसी से गांव वालों की कमाई होगी, रोज़गार बढ़ेगा। जो नरेगा को, और दूसरी बात जो नरेगा को उन्होंने काम पे लगाया था कि भाई जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे नरेगा को लगा दिया जाए, नरेगा के कार्य करवा दिए जाएँ, तो ये भी एक सराहनीय कार्य था। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैंने ये इसीलिए वीडियो बनाया है कि आपको समझा सकूं कि हम गांव में नए नए क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं, ताकि आपके विचार खुल सके, ताकि आप भी सोचने में समर्थ हो पाओगे हम क्या क्या कार्य हमारे गांव में किए जा सकते हैं। अगर कोई ठान ले तो कैसे कैसे कोई कार्य कर सकता है। और अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अगला वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा और बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा, और आपको बताऊँगा कि ये कहाँ हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। अपने राजस्थान में ही एक ऐसा गांव है जहाँ पे ऐसा कार्य हुआ है और आदमी ने करके दिखाया है, और सभी लोगों ने मिल के सबकी सहभागिता इसमें रही है, उन सभी गाँव वालों ने मिल के ऐसा कार्य किया है। और मैं विदा लेता हूँ आप सभी का। आप सभी ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, और आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मित्रों। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो। धन्यवाद।